अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है 9 मई के वाक़यात के हवाले से। आपने देखा कि एक गिरफ़्तारी हुई थी जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया था। ये गिरफ़्तारी वाक़या हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता से, जिसके अंदर प्रोटेक्शन बिल के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ गए थे और वो हफाजती ज़मानत लेना चाह रहे थे ताकि बाकायदा जो मुतलका अदालत है उसमें से जाके वो अपनी रेगुलर ज़मानत करवा सकें। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे तो वहाँ जो प्रोसेस था ज़मानत करवाने का वो जारी था और वो अपना बायोमेट्रिक और बाकी चीज़ें दफ्तर के अंदर करवा रहे थे। इसी दौरान हुआ ये कि रेंजर्स और बाकी नफरी, पुलिस की नफरी ने वहाँ से उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने का जो प्रोसेस था वो भी उसके अंदर काफ़ी आपने देखा कि शिद्दत थी और कोई शीशे भी टूटे और बाकी चीज़ें भी, अदालत की अमला को भी नुकसान पहुँचा। तो उसके ऊपर फिर जब उसको चैलेंज किया गया अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पहले हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया गिरफ्तारी को। हाई कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला दिया कि ये जो गिरफ्तारी का तरीक़ाकार है, अमल है, ये गलत है और तौहीन अदालत के उन लोगों को नोटिस जारी कर दिए, लेकिन रिहाई का ऑर्डर नहीं किया था। उसके बाद आपने देखा कि जब इस मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने सबसे पहले ये हुक्म किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदालत के अंदर पेश किया जाए। अदालत के अंदर पेश करने के बाद उनके दरमियान जो मुकालमाजात हुए, जिसमें 9 मई के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से उन्होंने मुकालमा किया और करने के बाद बहस सुनी वकला की, और बहस सुनने के बाद वो इस नतीजे के ऊपर पहुँचे कि गिरफ्तारी जो है वो गलत तरीके से हुई है। अब उसका एक शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया था। शॉर्ट ऑर्डर के ज़रिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिहा कर दिया गया, लेकिन उसका डिटेल ऑर्डर अभी बाकी था। अब डिटेल ऑर्डर 7 जुलाई को जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर उन्होंने तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया, 9 मई के वाक़यात का जायज़ा लिया, उस तरीक़ाकार का जायज़ा लिया जिस अंदाज से गिरफ़्तारी हुई थी उसका सारा जायज़ा लिया और बुनियादी असूल जो है फेयर ट्रायल के हवाले से उसका भी जायज़ा लिया, उसका सारा तज़किरा किया कि आर्टिकल 10A के अंदर जो फेयर ट्रायल का असूल है उसको फॉलो नहीं किया गया। साथ ही साथ ये कि एक्सेस टू जस्टिस का जो प्रिंसिपल है कि हर शख्स को हक हासिल है कि वो इंसाफ तक रसाई हासिल कर सके, और ऐसा शख्स जो खुद अदालत के अंदर गया था, अपने आप को जिसने सरेंडर कर दिया था और वो उस प्रोसेस का हिस्सा बन गया था जिसके अंदर वो ज़मानत के लिए अपनी तमाम कार्रवाई कर रहा था, तो इसका मतलब है कि ना तो उसके मफरूर होने का कोई ख़दशा था, ना ही वो अदालत को अवॉइड कर रहा था और ना ही उसकी गिरफ्तारी अभी उस तरह से इस नतीजे पर इन्वेस्टिगेशन पहुंची थी कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। लिहाजा वो तमाम चीज़ों का हवाला दे के, और जो इसके ऊपर नज़ीर और तरह की भी काफ़ी थी जिनके अंदर अदालतों ने पहले से भी फैसले दिए हुए थे, उनके तमाम के हवाले देने के बाद उमर अता बंदयाल साहब ने जो तफसीली फ़ैसला जारी किया है उसके अंदर उस गिरफ्तारी को उन्होंने गैर कानूनी करार दिया है, जो कि शॉर्ट ऑर्डर के अंदर वो क्योंकि मुख्तसर था और थोड़े हक़ाइक़ को बयान किया गया था, लेकिन अब उन्होंने वो तमाम हक़ाइक़ का जायज़ा लेने के बाद एक डिटेल ऑर्डर जारी कर दिया है। एक तरह से जो उस तरह की सारा वो गिरफ्तारी का प्रोसेस था और अमल था जो हुकूमत की तरफ से किया गया, उसे कालादम करार दे दिया और नाइंसाफ़ी पर मबनी करार दे दिया। एक तरह से आप समझें कि ये हुकूमत के ऊपर अदालत की तरफ से एक चार्ज शीट लगा दी गई कि उन्होंने कानून के प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं किया और जो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है और जो एक्सेस टू जस्टिस का प्रिंसिपल है और जो फेयर ट्रायल का प्रिंसिपल है उसको वायलेट किया गया था उस दिन। तो लिहाजा ये था वो तफसीली फ़ैसला जो कि उमर अता बंदयाल साहब ने और उनके जो दूसरे जजेस जो बेंच के अंदर शामिल थे उन्होंने जारी कर दिया है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।